स्टाइल है वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जो सर का जो मेन जो क्लास के बाद जब सर हम लोग को मोटिवेट करते थे, मैं तो आज भी मिस करता हूँ उसे। और वो जो सर बातें बोलते थे वो मेरे आज भी कानों में गूंजती है। चलिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सक्शन लाइन, हीट एक्सचेंजर, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कंप्रेसर में एंटर होने से पहले हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, ताकि कोई लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर ना करना पड़े। तो एक मेरा ऑब्जेक्टिव था सुपर हीटिंग इज रिक्वायर्ड बिफोर entering the compressor to eliminate any chances of liquid refrigerant entering in compressor. Second, subcooling is required before entering in expansion valve to reduce quantity of vapor during थ्रॉटलिंग। लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब थ्रॉटल करते हैं आप, यानी कि एसिंथैल्पिक प्रोसेस होती है, उस दौरान लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में वेपर होगा तो क्या होगा, हाँ, लिक्विड रेफ्रिजरेंट के फ्लो को वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा। करेक्ट है। तो ये दोनों चीज़ों को ऑब्टेन करने के लिए दो चीज़ें क्या ऑब्टेन करनी है, मेरे को सुपर हीटिंग करना है, कंप्रेसर में एंटर होने से पहले, और सब कूलिंग करना है थ्रॉटलिंग के पहले, थ्रॉटल वॉल्व में एंटर होने से पहले। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेक्शन लाइन हीट एक्सचेंजर। फॉर दैट वी यूज द सेक्शन लाइन हीट एक्सचेंजर। चलो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इवेपोरेटर। इवेपोरेटर 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 से निकल के हम कहां एंटर होते हैं, कंप्रेसर में, लेकिन यहां पे हम जाएंगे सक्शन लाइन हीट एक्सचेंजर में।
सक्शन लाइन हीट एक्सचेंजर में। सक्शन लाइन हीट एक्सचेंजर में जाने के बाद वी विल एंटर इन अ कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद हम कहां जाते हैं? कंप्रेसर के बाद वी एंटर इन द कंडेंसर। कंडेंसर का आउटपुट कहां जाता है? कंडेंसर का आउटपुट जो है वो जाएगा वापस सक्शन लाइन हीट एक्सचेंजर में, और सक्शन लाइन हीट एक्सचेंजर से दैट विल एंटर इन अ एक्सपांशन वाल्व, और फ्रॉम एक्सपांशन वाल्व इट विल अगेन एंटर इन द इवेपोरेटर। ठीक है, चलो कंप्रेसर के इनलेट को, या चलो इवेपोरेटर के इनलेट को मैं ले लेता हूं, आउटपुट को मैं ले लेता हूं 0.1। 0.1 के बाद 0.1 पे फ्लूइड कहां एंटर हो रहा है? सक्शन लाइन हीट एक्सचेंजर में। सक्शन लाइन हीट एक्सचेंजर में यहां से निकल के जाएगा ये 0.2 पे। अब 0.2 पे ये एंटर हुआ कंप्रेसर में, दैट इज 0.3, देन इट इज एंटरिंग इन अ condenser and output of the condenser is 0.4. Output of the condenser is going in suction line heat exchanger, और ये मेरे को मिला 0.5। 0.5 से अपन जा रहे हैं एक्सपांशन वॉल्व में, और 0.5 के बाद एक्सपांशन वॉल्व का एग्जिट मिला मेरे को 6। ठीक है, अब ये पॉइंट्स मेरे को रिप्रेजेंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 ऑन अ पीएच डायग्राम। मैं 0.1 को ले लेता हूं सैचुरेटेड वेपर लाइन पे। सैचुरेटेड वेपर लाइन पे 0.1 है आउटपुट ऑफ द इवेपोरेटर, राइट? आउटपुट ऑफ द इवेपोरेटर इज गोइंग इन अ सक्शन लाइन हीट एक्सचेंजर, जहां पे ये हीट एक्सचेंज करेगा। क्लियर? अब हीट एक्सचेंज करेगा तो दो चीजें होंगी, या तो ये हीट गेन करेगा या फिर ये हीट रिजेक्ट करेगा। तो डिपेंड करेगा कि इसका टेम्परेचर कम है या ज्यादा। अगर कम होगा तो हीट गेन करेगा, ज्यादा होगा तो हीट रिजेक्ट करेगा। बताओ क्या होगा, हीट गेन करेगा या रिजेक्ट करेगा? क्यों गेन करेगा? क्योंकि दूसरा फ्लूइड जो निकल रहा है वो कंडेंसर से निकल रहा है। देखो इवेपोरेटर का टेम्परेचर कम होगा, कंडेंसर का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जो फ्लूइड इवेपोरेटर से आ रहा है वो लो टेम्परेचर पे आ रहा है, और जो कंडेंसर से आ रहा है वो हाई टेम्परेचर पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 1 से 2 जाऊंगा तो मेरे को कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे ये मिला 0.1, और यहां पे मेरे को मिल गया 0.2। दिस इज द पीएच डायग्राम। वेयर डू आई गेट 0.3? पॉइंट 2 से एक स्लैंटेड लाइन खींचूंगा, ये हुआ 0.3। इज दैट क्लियर? चलो बच्चों, अब देखो, अब 3 से हम कहां एंटर होंगे? कंडेंसर में, और कंडेंसर का जो आउटपुट पॉइंट होगा वो सैचुरेटेड लिक्विड होगा। अब ये सैचुरेटेड लिक्विड कहां एंटर हो रहा है? सैचुरेटेड लिक्विड जो है वो सक्शन लाइन हीट एक्सचेंजर में रिजेक्ट कर रहा है। इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये हीट को लॉस करेगा। वेरी गुड। तो हीट कम होना चाहिए। कंडेंसर से निकलने के बाद टेम्परेचर क्यों कम होगा भाई? कंडेंसर में तो फेज चेंज हुआ ना, कंडेंसर में तो फेज चेंज हुआ ना। अभी कंडेंसर से बाहर जब निकलेगा सक्शन लाइन हीट एक्सचेंजर में, तब इसका टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर यहां पे भी कम होगा कंडेंसर में भी, क्योंकि सुपर हीटेड हमने लिक्विड को भेजा है, सॉरी सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट को हमने भेजा है, तो कंडेंसर में भी टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होकर कहां तक आएगा? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन तक पहुंच गया। इसके बाद अब ये सक्शन लाइन हीट एक्सचेंजर में जा रहा है, ये मेरे को मिला 0.5, और
ये मेरे को मिल गया 0.6। दोस्तों यहां पे वर्क आउटपुट कितना हुआ, सॉरी वर्क इनपुट कितना हुआ, H3 minus H2, and what is the refrigeration effect? गलत है, गलत है। द राइट आंसर इज H1 माइनस H6। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां मिलेगा, इवेपोरेटर पे। भैया यहां तो कोई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट नहीं मिल रहा ना, ये तो हीट गेन कर रहा है फ्रॉम द फ्लूइड, करेक्ट है। तो यहां पे एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा दैट इज, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो मेरे को मिलेगा दैट इज H1 माइनस H6, H1 माइनस H6। तो बड़ा सिंपल सा है, सिंपल वीसीआर था। हमने क्या किया, उसमें एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया। कहां पे लगाया, इवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच में, और वापस जो कंडेंसर और वही सेम कनेक्शन आ जाएगा कंडेंसर और एक्सपांशन वॉल के बीच में। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि हमको सुपर हीटिंग चाहिए थी। अच्छा, क्या रिलेशन होगा H2 माइनस H1 और H4 माइनस H5 में, इक्वल होना चाहिए। H2 माइनस H1 इक्वल्स टू H5 माइनस H4 माइनस H5। इज इट क्लियर? चलिए तो फटाफट एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम जाएंगे इंटरकूलिंग पे। राइट डाउन, इन VCR सिस्टम using R12 produces 8640 kg of ice per day, 8640 kg of ice per day. The condensing and evaporating temperatures are -48°C and -20°C. The cycle is simple VCR. In which water at 25°C water at क्या लिखा था, कहाँ गया यार, water at -25°C is used to form ice ice temperature is -8°C. Heat flow into brine tank from surrounding is 10% of the total heat removed. The total heat removed
the power required to drive the compressor in kilowatt, power required to drive the compressor in kilowatt, specific heat of ice, specific heat of ice is 2.26 kilojoule per kg Kelvin, and latent heat is equal to 334.72 kilojoule per kg. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो आपको पता ही है 4.18. आगे लिख लीजिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट is 0.82 kilojoule per kg Kelvin. किलोजूल पर केजी केल्विन. टेबल आपको दिया हुआ है, इसको आप यूज करेंगे. चलिए यहां पे एक चीज मैं आपको बता देता हूं. ये एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए. कंसीडर सैचुरेटेड वेपर at inlet of compressor. Saturated vapor at inlet of compressor. कंप्रेसर के इनलेट पे क्या कंडीशन है? ये मेरे को मिला 0.1, ये 0.2, 3 and 0.4. How would you calculate the enthalpy at 0.1? हाँ 0.1 पे एंथैल्पी कैसे निकालोगे? टेम्परेचर दिया हुआ है, वेरी गुड, ठीक है. अभी सीपी कहां से आ गया रे बाबा? स्पेसिफिक हीट कहां से आ गया? प्रॉपर्टी टेबल आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में. तो यहां से ये क्या करेंगे अपन? यहां पे क्या करेंगे? डायरेक्टली दैट इज इक्वल टू एच जी एट कौन सा टेम्परेचर दिया है? -20 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक बात है. चलो ये तो निकल गया. H1 निकल जाएगा. हाउ वुड यू कैलकुलेट H3? HF एट कंडेंसर टेम्परेचर. हाउ डू यू कैलकुलेट H4? सेम होगा. तो ओनली थिंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट इज H2. हाउ वुड यू कैलकुलेट H2? कैसे निकालोगे? क्योंकि आपको जो टेबल दिया हुआ है, क्वेश्चन को अब मैं बैक कर लेता हूं. आपको जो टेबल दिया हुआ है वो आपको सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट का टेबल दिया है, राइट. और 0.2 पे स्टेट क्या है? सुपर हीटेड. उसकी कोई प्रॉपर्टी मेरे को दी हुई नहीं है. सो हाउ वुड यू कैलकुलेट द एंथैल्पी एट 0.2? चलो मैं बता देता हूं. देखो S2 इक्वल टू S1 है, राइट. देखो हम यहां पे अब 0.2 पे निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा कुछ हद तक आइडियल गैस इक्वेशन को. तो हमने S2 इक्वल टू S1 मालूम चल गया. तो ये पॉइंट पे मेरे को एंट्रोपी मालूम चल गई. ये पॉइंट पे एंट्रोपी से मैं ले लेता हूं 2 डैश. डू यू नो द एंट्रोपी एट 0.2 डैश?
अरे यार यहां पे 2 डैश पे क्या कंडीशन है? सैचुरेटेड वेपर है तो S2 डैश क्या होगा? SG8 कंडेंसर प्रेशर, करेक्ट है। अब S2 माइनस S2 डैश ये निकालने के लिए मैं कंसीडर करूंगा आइडियल गैस इक्वेशन। मैं इसको अब आइडियल गैस मानूंगा। तो अगर मैं इसको गैस मान लेता हूं और कांस्टेंट प्रेशर है तो चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाएगा? Cp ऑफ वेपर ln T2 डिवाइडेड बाई T2 डैश। चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू Cp ln T2 बाई T1। एम आई क्लियर? अभी क्या मेरे को T2 डैश मालूम है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है T2 डैश 48 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट है। तो T2 डैश मेरे को मालूम चल गया, यहां से क्या निकल जाएगा? T2, करेक्ट है। तो यहां पे मेरे को टेम्परेचर मालूम चल गया। हाउ वुड आई कैलकुलेट H2? क्या हो जाएगा? H2 माइनस H2 डैश इक्वल टू Cp ऑफ वेपर इंटू T2 माइनस T2 डैश। T2 डैश आपको मालूम है, T2 आप निकाल चुके हो, तो यहां से आप H2 को कैलकुलेट कर लोगे, राइट। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बैक कर लेता हूं डेटा। क्या आया पावर? डब्ल्यू नेट भी चाहिए ना, वही तो। यूनिट किलोवाट में चाहिए ना। गलत आ रहा है। अच्छा कितना? 30? हाँ ठीक है, हो सकता है। पॉइंट, हाँ ठीक है। चलो इधर देखो, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। किलोवाट में कैलकुलेट किया नहीं किए? कितना आ रहा है? एच निकाल लियो, तो एच निकालने के बाद काम बचा है ना अभी। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा तुमको। चलो इधर देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H1? 7, हाँ किलो जूल पर केजी में ना। अभी तो किलो जूल पर केजी में निकाल लो ना, बाद में कर लेना इसको सॉल्व। एंथैल्पी तो किलो जूल पर केजी में ही कैलकुलेट करोगे ना बेटा। कितना बोल रहे हो? नहीं, आंसर बता रहे हो, फाइनल आंसर बता रहे हो कितना
H1 का वैल्यू किलोवाट में कहां से आएगा यार, क्या बोलता है तू भी, क्या किया है पता नहीं। चले इसको बता अभी किलोवाट में कहां से आएगा, अभी इसका H1 का वैल्यू किलोवाट में कहां से आएगा, रहने दे रुक जा। H1 का वैल्यू क्या है 178.84, 178.84 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब H3 का वैल्यू, H3 इक्वल टू H4 इज इक्वल्स टू आ गया अपना 82.83, 82.83, वेरी गुड। चलो अब बच गया अपने को H2 निकालना है, राइट। तो S2 इक्वल टू S1 एंड दैट इज इक्वल टू 0.7087, 0.7087 किलो जूल पर केजी केल्विन, राइट। चलो अब S2 माइनस S2 डैश इक्वल टू Cp ऑफ वेपर ln T2 बाई T2 डैश, राइट। चलिए तो यहां पे S2 मेरे को मालूम है 0.7087 माइनस S2 डैश इज 0.682, 0.682 इक्वल टू Cp ऑफ वेपर दिया हुआ है क्या, S2 डैश मालूम है, S2 कैसे मिला ये पूछ रहा हो। S1 इक्वल टू S2, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है ना 1 से 2, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है 1 से 2, तो S1 इक्वल टू S2 आया, राइट। चलो Cp ऑफ वेपर मेरे को दिया हुआ है, ln T2 मेरे को निकालना है एंड T2 डैश इज गिवन एज 321, तो यहां से मेरे को T2 मिल गया, कितना आया T2, कितना 330.3 केल्विन, नहीं एक मिनट देख लेते हैं, हाँ 331 आ रहा है, ठीक है 330.3 केल्विन आ गया, राइट। चलो अब H2 माइनस H2 डैश इक्वल टू Cp ऑफ वेपर इंटू T2 डैश माइनस T2, करेक्ट है। तो H2 आ गया, Cp ऑफ वेपर आपको मालूम है, T2 डैश आप निकाल चुके हो, माइनस T2 आपको मालूम है, प्लस H2 डैश, H2 डैश कितना है 205.83, 205.83, तो यहां से मेरे को मिल गया H2, कितना है H2, हाँ कितना 214, आगे पीछे कुछ और आ रहा है, अच्छा T2 डैश अपन ये पॉइंट को लिए ना, हाँ ठीक है, हाँ T2 डैश अपन सैचुरेशन पे लिए तो ये डैश होगा, ठीक है। चलो तो ये 214 आया, इज इट क्लियर। चलिए अब कैन आई कैलकुलेट द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज H1 माइनस, इतना तो करने का, अबे इतना सारा अपने को काम करने का जरूरत ही नहीं था यहाँ पे, S2 निकालने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, S2 निकालने की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं थी। चलो खैर निकाल लिया, अच्छी बात है, सीख तो गया निकालना, निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना मिल रहा है, नहीं लेकिन निकाल सीओपी निकालना पड़ेगा मेरे को, वर्क निकालना है तो निकालना ही पड़ता, ठीक बात है, वर्क निकालने के लिए निकालना पड़ता। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ रहा है आपका H1 माइनस H4, H1 माइनस H4, इज इट क्लियर, कितना आया ये 96.01, क्या यूनिट है ये
दैट इज किलो जूल पर केजी, राइट। अब मैं कैलकुलेट करूंगा मास। अब मास कैसे निकालूंगा? मास निकालने के लिए मेरे को करना क्या है कि मेरे पास वाटर है, उसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, इन बीसीआर वाटर का टेम्परेचर मेरे को दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट है। इसको मेरे को कन्वर्ट करना है आइस में एट -8 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। तो उसके लिए कितनी हीट मेरे को रिमूव करनी पड़ेगी? कितनी हीट रिमूव करनी पड़ेगी? सीपी ऑफ वाटर 25 माइनस 0 प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट, प्लस सीपी ऑफ सीपी ऑफ क्या? सीपी ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय 0 -8, राइट। तो ये आ गया आपका सीपी ऑफ वेपर 4.18, वाटर 4.18 इंटू 25 प्लस लेटेंट हीट दिया है अपने को कितना, 334.72, 334.72। सीपी ऑफ आइस कितना दिया है? 2.26 इंटू 8, 2.26 इंटू 8। इज इट क्लियर? कितना आया? 457.3। व्हाट इज यूनिट? किलो जूल पर केजी। इज दैट क्लियर? चलिए, अभी आपके पास कितना, एक आइस को बनाने के लिए आपको 457 चाहिए 1 केजी के लिए, और कितना बना रहे हो आप? 8640। और कितने टाइम में बना रहे हो? पर डे बना रहे हो। तो मेरे पास जो हीट मेरे को रिमूव करना है वो हो गया 457.3 इंटू 86, कितना था? 40। और क्या बोल रहा है कि 10% लीक होके आ रही है हीट, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया? 1.1। इज इट क्लियर? यूनिट क्या होगा इसका? हाँ, तू आइस बनाना चाह रहा है तो हीट रिमूव कर रहा है, कितना हीट रिमूव करना है तेरे को पर केजी? इतना। और 10% हीट जो है वो बाहर से अंदर आ रही है, तो उसको भी तो मेरे को बाहर करना है ना। बात समझ में आ रही है? मेरे को हीट रिमूव करना है, बाहर से अंदर जो हीट आएगी उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.1 हुआ। इज इट क्लियर? यूनिट क्या होगा इसका? किलो जूल पर डे अपन लिख सकते हैं, ठीक है, किलो जूल पर डे हो गया। तो किलोवाट में क्या हो जाएगा ये? डिवाइड बाय इसको मैं कर दूंगा कितना, 24 इंटू 3600, तो दैट इज किलो जूल पर सेकेंड हो जाएगा। कितना आया आंसर? तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरे को मिला, जो मेरे को चाहिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, वो कितना आ रहा है? बोलो भाई। जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरे को चाहिए वो कितना आ रहा है? 49.75 क्या किलो वॉट, करेक्ट है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किलो वॉट में मेरे को मिला 49 पॉइंट कितना, 49.75। और मैंने जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैलकुलेट किया है वो किस यूनिट में है? किलो जूल पर केजी में है। तो किलो जूल पर केजी को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किलो जूल पर सेकेंड यानी कि रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय कितना आया था? 96 पॉइंट
96.01। तो मास ऑफ रेफ्रिजरेंट जो मेरे को लगेगा वो कितना हो गया, 0.51 0.51 kg पर सेकेंड आया मास फ्लो रेट, करेक्ट है। अब आपको क्या चाहिए, डब्ल्यू नेट चाहिए, कितना आपको वर्क इनपुट करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली निकाल सकते थे, मास फ्लो रेट निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे। डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय सीओपी। इज इट क्लियर? एंड व्हाट इज सीओपी? हाँ, व्हाट इज सीओपी? क्या करते हो यार आप लोग, क्या होगा सीओपी? H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय व्हाट, क्या लिखूं तो नीचे, H2 माइनस H1। तो H1 H4 H2 H1 सब आपको मालूम है, तो यहां से आपको मिल गया सीओपी। कितना है सीओपी? टू पॉइंट 77। अच्छा, अब मेरे को डब्ल्यू नेट चाहिए, कितना है, 2.77। डब्ल्यू नेट मेरे को चाहिए किस यूनिट में, क्वेश्चन में पढ़ भाई, किलोवाट, किलोवाट में चाहिए। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को मैं किलोवाट में पुट कर देता हूं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किलोवाट में कितना है, 49.75 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2.77। सो डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू, कहीं कुछ गलत, क्या H2 आ रहा है 214 ही आया ना आप लोग का भी, ठीक है। थोड़ा सा मास फ्लो रेट गड़बड़ आ रहा है, मास फ्लो रेट आप 0.51 बोले हो, यहाँ पे आ रहा है 0.52। चलो खैर ठीक है, 214 आया था ना आपका वो, ठीक है। ये 2.77 बराबर आ रहा है, तो कितना आया, 16 पॉइंट, कहीं पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल आंसर 18 आ रहा है, कहीं आप लोगों ने गड़बड़ किया कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ है थोड़ा सा। टेम्परेचर तो सही निकाला है आपने, थोड़ा सा टेम्परेचर में अंतर है। एक्चुअल यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है 331 और आप लोग निकाले थे 330, उतना खैर अंतर नहीं आना चाहिए। चलो खैर ठीक है, 17.96 आ रहा है ना, वही तब ठीक है, 17.96। इंटरकूलिंग आप कहाँ करते थे, हाँ, ब्रेटन साइकिल में क्यों करते थे, हाँ, कंप्रेसर वर्क जो है वो कम हो जाए। ओके, ठीक बात है। तो इंटरकूलिंग आप कैसे करते थे, कैसे कूल कर देते थे आप एयर को, ब्रेटन साइकिल में क्या करते थे अपन, चलो ब्रेटन साइकिल को पहले अपन इंटरकूलिंग देख लेते हैं, वही काम। आपने कंप्रेस किया इंटरमीडिएट प्रेशर तक, ठीक है, उसके बाद फिर आपने इंटरमीडिएट प्रेशर से कूल किया 1 से 2 तक।
वन पे टेम्परेचर कितना था, कितना होगा वो, टी मिनिमम कितना होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर था। तो अब आप T2 पे गए और T2 से आप T3 पे आ गए। तो 2 से 3 तक आपने कैसे कूल किया एयर को, 2 से 3 करने के लिए आपके पास जो एम्बिएंट टेम्परेचर था वो कम था, तो डायरेक्टली आप एयर को एम्बिएंट के साथ हीट ट्रांसफर करके कूल कर सकते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ में आ रही है। यहां पे आप क्या किए, मान लो एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री था, कंप्रेशन के बाद टेम्परेचर हो गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वापस आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 तक आ सकते हो बाय रिजेक्टिंग हीट टू द एम्बिएंट। लेकिन जब हम वीसीआर साइकिल की बात करते हैं तो यहां पे इंटरकूलिंग के लिए मेरे को थोड़ी जुगत लगानी पड़ेगी। जुगत क्यों लगानी पड़ेगी, यार देखो जुगत क्यों लगानी पड़ेगी। वन टू थ्री फोर, वन से आप कंप्रेशन शुरू करोगे, करेक्ट है, और टू पे आपका जो टेम्परेचर होगा, टू पे जो आपका टेम्परेचर होगा वो टी मैक्स होगा, वो तो ठीक है, ये टू का जो आपका टेम्परेचर है ये आपका टी एम्बिएंट के लगभग होगा, क्योंकि आप जा कहां रहे हो, पॉइंट टू पे आप कंडेंसर पे जा रहे हो, कंडेंसर पे टेम्परेचर कितना है, एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर है, तो पॉइंट टू पे जो आपका टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू द एम्बिएंट टेम्परेचर और स्लाइटली हायर देन एम्बिएंट टेम्परेचर। तो वन पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, एम्बिएंट टेम्परेचर से कम होगा, करेक्ट है। तो फाइनल कंप्रेशन के बाद आपको लगभग एम्बिएंट टेम्परेचर मिल रहा है। अब वन से जब आप कंप्रेशन शुरू करते हो और आप सोचते हो कि मैं इंटरमीडिएट प्रेशर तक जाऊं, से मैं पहुंचा 2 डैश तक, लेकिन 2 डैश पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, एम्बिएंट से कम है, तो मैं रेफ्रिजरेंट को एम्बिएंट पे ले जाके कूल नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है। देखो पॉइंट टू पे जो आपको टेम्परेचर मिलेगा फाइनल कंप्रेशन के बाद दैट वुड बी नियरली इक्वल टू द एम्बिएंट टेम्परेचर, लेकिन इंटरमीडिएट पॉइंट पे जो मेरे को टेम्परेचर मिलेगा दैट टेम्परेचर वुड बी लेस देन द एम्बिएंट टेम्परेचर। तो रेफ्रिजरेंट की जो कूलिंग है, इंटरकूलिंग मेरे को करनी है, वो पॉसिबल नहीं है इन द एम्बिएंट। तो यहां पे करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा जुगत। क्या जुगत लगाना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। यहां पे इंटरकूलिंग करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, इंटरकूलिंग in VCR there are two methods. First, using flash chamber, and second, using direct contact heat exchanger. यूजिंग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एक्सचेंजर। तो दो प्रकार से हम लोग यहां पे इंटरकूलिंग कर सकते हैं। दोस्तों दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इंटरकूलिंग यूजिंग फ्लैश चैम्बर। यूजिंग फ्लैश, डायग्राम दिख रहा है, फ्लैश चैम्बर। देखो पॉइंट वन पे आप एंटर हो रहे हो कंप्रेसर पे, इवेपोरेटर का आउटपुट पॉइंट गया कंप्रेसर में, कंप्रेसर से निकलने के बाद, कंप्रेसर से निकलने के बाद आप को स्टेट 2 मिला, राइट, स्टेट 2 मिला, और यहां पे आपका कंडेंसर से क्या निकल के आ रहा है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब एक्सपांशन वॉल्व में जाएगा तो क्या होगा, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर मिलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, एक्सपांशन वॉल्व में जब जाएगा ये तो लिक्विड और वेपर का मिक्सचर मिलेगा। इस लिक्विड और वेपर के मिक्सचर को आपने क्या किया, एक चैम्बर में डाल दिया।
ठीक है, एक चैम्बर में डाल दिया। आप चैम्बर में डालोगे तो क्या होगा, लिक्विड नीचे आ जाएगा, वेपर जो है वो ऊपर चला गया। करेक्ट है। तो अब क्या हो गया आपके पास, एक तो आपके पास वेपर निकल के आया था कंप्रेसर से, ये कंप्रेसर से वेपर निकल के आया था, और दूसरा वेपर आपका फ्लैश चैम्बर से निकल के आ रहा है, दोनों आपस में मिक्स हो गए। तो इंटरकूलिंग कैसे हुई, इंटरकूलिंग कैसे हुई, यहां से, हाँ, यहां से जो रेफ्रिजरेंट निकल के आ रहा है, वेपर रेफ्रिजरेंट, इसका टेम्परेचर कम होगा, राइट। और यहां से जो रेफ्रिजरेंट निकल के आ रहा है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जब दोनों आपस में मिक्स करेंगे, जब ये दोनों आपस में मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी। अभी ये पूरा वेपर वापस चला गया सेकंड कंप्रेसर में, सेकंड कंप्रेसर से होते हुए कंप्रेस करने के बाद कंडेंसर में, कंडेंसर से निकलने के बाद एक्सपांशन वॉल में, आफ्टर द एक्सपांशन वॉल इट इज गोइंग इन अ फ्लैश चैम्बर। फ्लैश चैम्बर के बाद क्या होगा, फ्लैश चैम्बर में दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, लिक्विड और वेपर। तो लिक्विड चला गया आपका इवेपोरेटर में, और जो आपका क्या कहते हैं वेपर था वो निकल गया क्या कहते हैं सेकंड स्टेज कंप्रेशन के लिए, सेकंड स्टेज कंप्रेशन के लिए। इज इट क्लियर? चलिए, क्या बोल रहा हूं? हाँ, फिर से एक्सपांशन वॉल में क्यों जा रहा है बाबू? क्योंकि बेटा आप यहां पे ऑलरेडी प्रेशर को बढ़ा चुके हो ना, प्रेशर को बढ़ा चुके हो। ये फ्लैश चैम्बर कहां पे लगा हुआ है, कौन से प्रेशर पे लगा है, कंडेंसर पे लगा है कि इवेपोरेटर पे लगा है? नहीं, ये तो यहां से देखो, यहां पे आपका प्रेशर हुआ P1, कहां गया रे, यहां पे आपका प्रेशर हुआ P1, राइट। P1 के बाद जब आप निकलोगे तो आपका प्रेशर क्या होगा, नॉट P2, दैट इज PI। करेक्ट है। तो ये फ्लैश चैम्बर जो लगा हुआ है वो कौन से प्रेशर पे लगा हुआ है, ये फ्लैश चैम्बर जो लगा हुआ है वो PI प्रेशर पे लगा है। लेकिन आपका इवेपोरेटर जो है वो कौन से प्रेशर पे है, इवेपोरेटर जो है वो P1 प्रेशर पे है। बात समझ में आ रही है बाबू? तो क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको प्रेशर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अगेन आपको एक फ्लैश सॉरी एक्सपांशन वॉल्व का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी। चलिए, हाउ वुड यू ड्रॉ इट्स पीएच डायग्राम? लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट्स पीएच डायग्राम, कोशिश करो। पॉइंट 1 को सैचुरेटेड वेपर ले लो, पॉइंट 1 को सैचुरेटेड वेपर ले लो एंड देन ट्राई। pH diagram पे you have to represent all the 9 points, all the 9 points you have to represent. pH डायग्राम ड्रॉ करना है मेरे को। पॉइंट 1 यहां पे आ गया, करेक्ट है। पॉइंट 1 पे प्रेशर कितना है, P1। P1 से कहां तक जाऊंगा मैं, PI तक गया, करेक्ट है। ये मेरे को पॉइंट 1 मिला और ये मेरे को पॉइंट 2 मिला। पॉइंट 3 कहां पे है, पॉइंट 3 मेरे को मिल रहा है जब फ्लैश चैम्बर से आने वाली वेपर कंप्रेसर से आने वाली वेपर से मिल जाए, करेक्ट है। तो पॉइंट 3 पे प्रेशर कितना होगा, हाँ, किससे कम होगा, पीआई, पीआई 3 पीआई से कम हो जाएगा। क्यों बेटा, क्यों कम हो जाएगा पीआई से? पीआई पे मिलेगा, क्यों कम होगा, ना कोई एक्सपांशन हो रहा है ना कोई कंप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉइंट 3 जो है वो मेरे को कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे ही मिलेगा, लेकिन टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी एंथैल्पी कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? दिस इज पॉइंट 3, राइट। वेयर डू आई गेट पॉइंट 4? पॉइंट 4 कहाँ पे आ रहा है अपना, पॉइंट 4 जो है वो सेकंड कंप्रेसर का आउटपुट पॉइंट है। तो पॉइंट
4 के आउटलेट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, फाइनल प्रेशर यानी कि कंडेंसर प्रेशर के बराबर, कहां जाएगा अब 4 पे, कहां जाएगा, मैं कंडेंसर पे गया, ये मेरे को 0.5 मिला, राइट, कहाँ है 0.6, एक्सपांशन वॉल के बाद मेरे को मिल रहा है 0.6, कहाँ मिलेगा 0.6, तो 2-3 वाली लाइन पे आ गया, ये आ गया 0.6, इज इट क्लियर। अब 6 के बाद आप कहाँ जा रहे हो, 6 के बाद 7 में नहीं जा रहे हो, 6 के बाद आप फ्लैश चैम्बर में जा रहे हो, ठीक है। 7 पॉइंट जो है वो फ्लैश चैम्बर का आउटपुट है, राइट, तो 7 पॉइंट कहां मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन की वर्टिकल लाइन, काहे को वर्टिकल लाइन यार, वर्टिकल लाइन यानी कि आप प्रेशर रिड्यूस कर रहे हो बाबा, ये फ्लैश चैम्बर कौन से प्रेशर पे लगा है, इंटरमीडिएट प्रेशर पे लगा है ना, तो यहां पे भी प्रेशर इंटरमीडिएट भी होगा, तो 0.7 पे भी प्रेशर जो है वो पीआई के बराबर ही होगा, करेक्ट है। लेकिन यहां पे अब आपको मिल क्या रहा है, यहां पे आपको मिल रहा है HF, 0.7 पे क्या निकल रहा है, सैचुरेटेड वेपर निकल रहा है ना, सॉरी 7 पे क्या निकल रहा है, 7 ही है ना, हाँ, सैचुरेटेड लिक्विड मिल रहा है, तो 0.7 कहां मिलेगा आपको, 0.7 आपको मिलेगा पीआई की लाइन पे, किधर किधर, लेफ्ट साइड में, ये आ गया 0.7, इज इट क्लियर। वेयर डू यू गेट 0.8, अब एक्सपांशन वॉल में जा रहे हैं अपन, तो थ्रॉटलिंग होगी, ये मेरे को मिला 0.8, राइट, एक पॉइंट आखिरी बच गया 9, कहां मिलेगा, पीआई पे मिलेगा, क्योंकि फ्लैश चैम्बर पे प्रेशर जो है वो, बेटा समझ में आ रहा है योगेश्वर आपको, कहां था इतने दिन गायब, ऐसे गायब होगा तो कैसे काम चलेगा, दिक्कत हो जाएगा बाबू, रेगुलर रहा कर, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हाँ, पीआई के पहला इन पे मिलेगा, लेकिन कहां मिलेगा, पीआई पे मिलेगा वो तो ठीक है, लेकिन कहां पे मिलेगा, 6 और 3 के बीच में नहीं, यहां पे 6 और 3 के बीच में मिलेगा वो तो ठीक है, लेकिन ये वेपर लाइन पे मिलेगा, सैचुरेटेड वेपर, यहां से क्या हो रहा है, सैचुरेटेड वेपर जो है वो बाहर निकल रहा है, तो सैचुरेटेड वेपर लाइन पे मेरे को ये पॉइंट मिल गया। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आई बच्चों, तो हाँ, क्या अटपटा दिख रहा है, अब तेरे लिए मैं उसमें गुलाब के फूल तो लगा नहीं सकता हूं, जो क्या 7 कैसे मिला, इसमें कितना प्रेशर है बोल, ये फ्लैश चैम्बर में कितना प्रेशर है, पीआई, ठीक है। अब फ्लैश चैम्बर में तू इकट्ठा क्या कर रहा है, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर, ठीक है, लिक्विड जो है वो 0.7 पे निकल रहा है, और वेपर कौन से पॉइंट पे निकल रहा है, 9 पे निकल रहा है, ठीक है, तो 9 पे एंथैल्पी क्या होगी, 9 पे क्या निकल रहा है, कौन सा वेपर निकल रहा है, सैचुरेटेड वेपर, तो 9 पे एंथैल्पी क्या होगी, Hg होगी। 7 पे क्या निकल रहा है, कितनी एंथैल्पी पे निकलेगा, HF, तो वही तो किया हूं मेरे भाई, 0.7 को मैंने सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे ले लिया और 0.9 को सैचुरेटेड वेपर लाइन में, इज दैट क्लियर, आई बात समझ में, डाउट है अभी, क्लियर हो गया। चलिए कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इंटरकूलिंग यूजिंग द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एक्सचेंजर, राइट। चलिए ठीक है, फिर कल की क्लास में करते हैं डिस्कस।